नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। सफलता की एक नई कहानी के साथ में आपके पसंदीदा कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अनोखी सक्सेस स्टोरी बताने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी एक चाय की केटली से और आज वो एक बहुत बड़ा बैंक्वेट और कन्वेंशन क्लब और होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रांड बन के सामने आया है। नाम है द ग्रांड भगवती। आज हमारे साथ में है टीजीबी के फाउंडर और सीएमडी श्री नरेंद्र सोमानी जी। सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। आपकी सफलता की कहानी शुरू होती है चाय की केटली में। जब आप चाय की केटली में बैठते थे तो आपने सोचा था कि आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेंगे? सोचा तो नहीं था बेसिकली, लेकिन मैं जब स्कूल में पढ़ता तब मैं पहले चाय की दुकान संभालता था। फिर जब तो मुझे हर बार ऐसा होता था कि मैं कुछ नया करूं, और मेरा सपना होता था कि मैं कुछ अपने से हटके करूं, कोई भी चीज़ जो दुनिया में पहली बार, हर चीज़ पहली बार हुई हो। तो ये मैं जब घूमता था, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह देखता था, तो उस टाइम मुझे ऐसा होता था कि कोई अच्छी मैं पहले एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करूं। ऐसा मेरा पहला एक मेन हेतु होता था। तो फिर मैंने चाय की दुकान से धीरे धीरे 89 में पहला चाट का दुकान या वाइट हाउस पंचवटी में किया। मतलब उस टाइम भी मैंने देखा कि जब गुजरात में ये सिर्फ यहाँ फाफड़ा गांठिया वगैरह ही मिलते हैं, तो कुछ नया करने का मुझे था। तो मैं एक बार ऐसे ही दिल्ली जब घूमने गया था, तो मैंने वहाँ ये दिल्ली चाट्स की आइटम देखी थी। तो मैंने देखा ये गुजरात में नहीं है। तो मैं दिल्ली गया था, वहाँ से 2-4 कुक से बात करके मैं ये चाट यहाँ मैंने गुजरात में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और ये एकदम नई आइटम थी गुजरातियों के लिए। तो मुझे पहले दिन से ही काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला और इस तरह हम आगे बढ़ते गए। मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको उस वक्त आई थी? क्योंकि एक रेस्टोरेंट चालू करना, चाय की केटली से रेस्टोरेंट, तब वो पैसा इकट्ठा करने में आपने बहुत मशक्क़त की होगी। फिर उसके बाद आगे की सफलता की कहानी कैसे बढ़ी? फाइनेंस का तकलीफ हमेशा आता रहा कि पहले जैसे आपने बताया चाय की दुकान में से रेस्टोरेंट करनी थी, लेकिन मुझे एक बहुत शौक़ था। तो मैंने मित्रों से ही ऐसे किसी से 500 किसी से 2000 ऐसा इकट्ठा करके ये रेस्टोरेंट, पहली रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट की थी। और पहले दिन ही हमको अच्छा रिस्पांस मिला और धीरे धीरे रिस्पांस अच्छा मिलता गया। उसके बाद फिर हमने केटरिंग लाइन में हम आए। 92 में हम केटरिंग के लिए आगे बढ़े। फिर हमने 95 में थोड़े मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया, क्लब्स वगैरह के शुरू किया। फिर धीरे धीरे जाके फिर 2000 में हमने पहला ये ग्रैंड भगवती होटल जो हमारा देखा आपने, वो उसके लिए प्लान किया, और जो 2002 में हमने स्टार्ट किया। इस दौरान भी हमको काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। 3 तो नेचुरल कैलामिटीज़ हमारे पास आई। अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, ये गोधरा राइट्स आए। और दूसरा फाइनेंशियली क्या था कि ये जो हमारी लाइन थी वो टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। केटरिंग सेक्टर या ये रेस्टोरेंट बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो बुक्स में हमारा बिज़नेस इतना होता नहीं था। तो हमको जब ये होटल बनाना का था, वही लोन्स में भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बैलेंस शीट जो एक्चुअल बिज़नेस करते वो बैलेंस शीट होती नहीं थी। तो इस तरह के मैंने फाइनेंशियल हर्डल बहुत आए। और दूसरे, जबकि हमने ये फर्स्ट टाइम में इतने फूड लाइन के नॉलेजेबल नहीं थे, लेकिन हमको खिलाने का शौक़ था। लेकिन हम धीरे धीरे करते गए और आगे बढ़ते गए। हमने क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने पहले दिन से एक ध्येय रखा कि क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो हमने हमेशा पहले दिन क्वालिटी और सेकंड सर्विस, वो 2 चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आगे बढ़ते गए और भगवान की दया से आज अच्छा हम कर रहे हैं। ये टीजीबी का ब्रांड रखने में आपको किसने मदद की थी कि द ग्रांड भगवती ये नाम होना चाहिए? भले हमारा कोई क्लब हो, चाहे हमारा होटल हो, चाहे बैंक्वेट हॉल हो, तो ये इसको आपने कैसे ब्रांड बनाया? पहले हमारा चाय की दुकान का नाम भी भगवती टी स्टॉल था। फिर हमने चाट की दुकान की, तभी भी हमारा भगवती चाट था। फिर हमने केटरिंग शुरू किया, तभी हमने भगवती केटरर्स शुरू किया। फिर हमने भगवती केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड किया। फिर जब हमने होटल स्टार्ट करना था, तो हमने काफ़ी मेहनत की। हमने सोचा कुछ नया नाम रखने के लिए। हमने काफ़ी ऐड भी की, लाखों नाम भी आए, लेकिन जब इतने कंफ्यूज हो गए कि हमको कुछ समझ नहीं पड़ी, तो मेरे मन में एक बार ऐसे ही विचार आया कि अब जब इतने छोटे से कुछ बड़ा कर रहे हैं और ग्रैंड कर रहे हैं, तो अचानक ऐसे आ गया था ग्रैंड भगवती क्यों नहीं रखे। तो फिर आगे हमने द करके द ग्रैंड भगवती, इस तरह पहले दिन ही हमने फिर रखा। तो काफ़ी लोगों को अच्छा लग गया। थोड़े फ्रेंड्स को पूछा और सबने बोला कि ऐसे ही जो चीज़ आपने, भगवती आपका नाम ऑलरेडी है ही, आप जाने जाते हो उससे, तो उसी को ग्रैंड किया तो ये अच्छा ही है। मतलब तो
इस तरह हमने ग्रैंड भगवती नाम रखा मतलब। नाम के साथ साथ ये ग्रांड होता जा रहा है। हाँ। आपने जब ये पहला द ग्रांड भगवती शुरू किया, कैटरिंग के बिजनेस में आप शुरुआत से थे, तो आपने जो भी पुराने आपके बिजनेस थे उसको आपने किसी को बंद नहीं किया, आपने नए बिजनेस चालू, तो आप इसको कैसे मैनेज करते थे? मतलब पुराने बिजनेस बंद नहीं किए, लेकिन उसको मतलब हमने आगे जाके इसको मॉडर्नाइज किया और एक्सपांसन में मॉडर्नाइज करते गए। जैसे हमने पहले चाट, जैसे चाय का तो हमने बंद ही कर दिया, फिर हमने चाट में जब आए तो चाट को हमने केटरिंग में ले गए, उसको एक्सपांसन करके मॉडर्नाइज करते गए मतलब धीरे धीरे। फिर उसको केटरिंग में, फिर उसके जाके होटल में डेवलप किया। तो होटल में भी हमने ज़्यादा, जो आज हमारी होटल्स है, तो हमने उसका मेन फोकस भी F&B रखा है। कि हमने पहले दिन से देखा था कि आज ये रूम होटल बिजनेस, जो प्योर रूम होटल बिजनेस है, आज कहीं ना कहीं कंपटीशन इन सारे इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रख के हमने पहले से ही हमारा बिजनेस मॉडल को बैंक्वेट होटल मॉडल किया, जहाँ कि हमारा 70 to 75% रेवेन्यू बैंक्वेट से आता है और F&B से, और 25 से 30% रूम से आता है। ताकि क्या है कि आज इंटरनेशनल ब्रांड लोग जितनी भी आने हैं और आ रहे हैं, वो हमको रूम में कभी बीट कर सकते हैं, लेकिन F&B में आज हमको नहीं बीट कर सकते। कि आज वो अपना इंटरनेशनल स्वाद यहाँ लेके आएंगे जो भारतीय लोगों को नहीं पसंद है, और हम यहाँ लोगों का कस्टमाइज टेस्ट देते हैं। भाई आज मेरे पास जो मारवाड़ी कस्टमर आया तो उसको मारवाड़ी टेस्ट दे दिया, गुजराती आया तो गुजराती टेस्ट दे दिया, पंजाबी आया तो पंजाबी दे दिया, तो कस्टमाइज कर देते हैं हम मतलब। ये पहला आपने गुजरात में एक यूनिक ट्रेंड लाए थे कि बैंक्वेट होटल्स आपने शुरू किए, एक चेन लगा दी उसके पीछे आपने, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ तो ये फेल होगा या सक्सेस मिलेगी? नहीं, मेरे मन में ज़रा भी ऐसा डर नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत डराने की कोशिश की जब मैं बना रहा था। तो ये जब हमारा पहला प्रोजेक्ट जब ग्रैंड भगवती बन रहा था, तब लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने शर्तें रखी थी कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। लोगों की एक चर्चा थी ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरे अहमदाबाद शहर में, कि भाई उस टाइम ये 22 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उस टाइम में 2000 में गिना जाता था। तो काफ़ी चर्चा होती थी मार्केट में कि भाई ये प्रोजेक्ट चल नहीं सकता, कोई थर्ड फ्लोर पे शादी नहीं कर सकता है, कोई सेकंड फ्लोर पे शादी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा मन पहले दिन से पक्का था कि भाई लोगों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे तो लोग पसंद करेंगे। और जब हमने देखा कि आज ये बाहर पार्टी प्लॉट्स और ये ओपन प्लॉट्स में इतने खर्चे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि डेकोरेटर, लाइट, साउंड, ये वो, तो हमने देखा जब इनको एक जगह, अच्छी बंद जगह मिलती है और उसमें हर फैसिलिटी एक ही जगह मिलती है, तो लोग पहला पसंद करेंगे। पहले टाइम में उनको ऐसा लगता है कि एक रेट हैवी है, लेकिन जब वो टोटल करते हैं अपने, जैसे बाहर के फंक्शन का ये करना है, तो ओवरऑल उनको ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। तो मेरा मन क्लियर था पहले दिन से कि ये कॉन्सेप्ट 100% चलेगा, और पहले साल से ही हमको रिकॉर्ड ब्रेक, हमने 100% ऑक्यूपेंसी में फर्स्ट ईयर ही निकाला था हमने। क्या ख्याल रखते हैं कि मेरी ये 10 चीज़ें हैं, इसको मैं फॉलो करूंगा? असूल क्या है, सिद्धांत? मैं नुकसान का तो सोचता जरूर हूँ, ऐसी बात नहीं कि नुकसान का नहीं सोचता हूँ, लेकिन एकदम नेगेटिविटी में मैं नहीं चले जाता हूँ, अगर पॉजिटिव थिंकिंग से जाता हूँ। आज पूरे इंडिया में आपके कितने होटल्स हैं, कितने बैंक्वेट्स हैं, और क्या इंटरनेशनली भी आप जा रहे हैं? अभी हमारे फिलहाल मेन होटल्स तो सारे गुजरात में है, हमारे अहमदाबाद, सूरत में अभी जो हमारा होटल है वो हमने लेटेस्ट बनाया है। इट इज़ मतलब कि आज एक आर्ट पीस है। हमने मतलब कुछ 6 लाख स्क्वायर फीट में हमारा होटल है, जिसमें 1 लाख स्क्वायर फीट कन्वेंशन सेंटर है, 170 रूम्स है, पूरी सारी गेम्स है, सारी क्लब फैसिलिटी है। हमने वो होटल को एक 5 साल का बच्चा हो या 65 साल का एजेड हो, हर एज को ध्यान में रख के बनाया है। मतलब उसमें एक हर फैसिलिटी हमने दी है। और अभी हमारा जयपुर में एक रेस्टोरेंट है, और अब हमारी होटल्स नागपुर में बन रही है, इंदौर में बन रही है, उदयपुर में बन रही है, और बड़ौदा में एक बन रही है। 4 होटल्स हमारी और आगे आ रही है, और एक हमारा रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी भी चल रहा है, जो हमने अभी एक सूरत, बड़ौदा चालू की है। अभी हमारा आनंद, नडियाद और अजमेर में इस तरह ये रेस्टोरेंट एक चेन हमने चालू की, वो भी स्टार्ट हो रहा है। आपने रेस्टोरेंट चालू किया, उसके बाद होटल इंडस्ट्री में आए, फिर बैंकेट होटल, फिर कैटरिंग, अब आप एक नया चीज़ आपने लाया है, बेकरी, टीजीबी का बेकरी शॉप, कॉफ़ी शॉप काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे लोग आराम से बैठे हैं और कुछ नया। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये पहले जब भाई हमने बेकरी का क्या, हमको खुद के यूज़ के लिए हमको प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिलते थे अहमदाबाद में, तो हमको काफ़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। तो हमने इन हाउस के लिए हमने पहले एक बेकरी, छोटी बेकरी बनाई हमारे इन हाउस के लिए। फिर हमने जब देखा कि जब इन हाउस की बेकरी के लिए इतना काम नहीं मिलता, कि जब
ऑफ सीजन होती है तो कुक्स बैठे रहते हैं। तो धीरे धीरे हमने एक आउटलेट स्टार्ट किया। एक आउटलेट में हमको अच्छा रिस्पॉन्स किया, हमने दूसरे आउटलेट स्टार्ट किया। फिर हमने पहले जितने भी हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो अनसेटल थे, हमने सोचा कि उनको सेटल करें। इस तरह उनको एक एक आउटलेट हमने स्टार्ट करके दिया और धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने गया। तो आज हमारे 15 आउटलेट है। इसी को अभी हम आगे बढ़ा के पूरे वेस्टर्न पार्ट में लेके जा रहे हैं। ये 2014 तक हमारे करीब 150 आउटलेट हमने मुंबई से लेके राजकोट तक हमारा प्लान है, जिसकी अभी पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्री नई बन रही है और ये 2014 तक हमारे कम से कम 150 आउटलेट आ जाएंगे। फूड और होटल इंडस्ट्री खास तौर पर बहुत ही नाजुक इंडस्ट्री कही जाती है। अगर आपका टेस्ट बिगड़ा, आपकी थोड़ी सी भी सर्विस बिगड़ी या थोड़ा सा भी कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो गया तो दूसरी बार कभी नहीं आता। आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में, आप क्या क्या खास बातों का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से टीजीबी में एक बार आता है वो बंदा वापस कभी छोड़ता नहीं है, वो वापस फिर से आता है, इसको कैसे आप मेंटेन करते हो? पहले क्या, हमने एक सिस्टम बनाया है। हमने क्या, जैसे हर चीज़ को एक सिस्टम में डाला है। आज जैसे एग्जांपल किचन है तो किचन में क्या क्या केयर करना चाहिए उसको एक सिस्टम में बना दिया है। तो एक जो नया कुक होता है तो उसको नीचे हेल्पर की तरह, बड़े कुक की तरह अंदर ट्रेनिंग मिलती है। तो वो पहले वो 6 से महीना के करीब कम से कम ट्रेनिंग लेता है, फिर उसको ऊपर ट्रायल किया जाता है। इस तरह पूरे जैसे परचेस है तो परचेस में भी एक सिस्टम सेट किया है, सेल्स है तो सेल्स में एक सिस्टम। तो ये पूरी तरह से एक सिस्टम बनाया है पहले। जो हमारा वर्किंग है उसके हिसाब से हमने एक सिस्टम से काम करने और उनको ओवरऑल आप मॉनिटरिंग करो तो एक हमेशा ये सिस्टम से काम करे तो हमेशा ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, कॉस्ट देखना पड़ता है, उसका आगे का बजट देखना पड़ता है, फिर फाइनली वो कितना सस्टेनेबल है ये भी देखना पड़ता है। तो आप तो एक के बाद दूसरा चेन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू? मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ से मैं बताया, जैसे सिस्टम्स हम, मतलब जैसे सिस्टम्स हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और प्लस जैसे कि हम पहले मार्केट सर्वे जरूर करते हैं कि पहले कि आज मार्केट वहाँ कैसा मार्केट है। आज सूरत में हमने पहले स्टडी किया था कि सूरत ऐसा सिटी था कि जहाँ लोग पहुँचे नहीं थे, जहाँ काफ़ी स्कोप था लेकिन लोग पहुँचे नहीं थे। तो हमने सूरत को इसलिए हाईलाइट किया, नहीं तो लोग बोलते कि सूरत में क्यों आपने इतना बड़ा 5 स्टार होटल बनाया। लेकिन आज देखिए, आज 40 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ कोई ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट हो गया था लेकिन एंटरटेनमेंट और ये हॉस्पिटलिटी में वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह हम 2 टायर सिटी को जहाँ जहाँ मॉनिटर, अभी जैसे अभी आगे हम रायपुर देख रहे थे, रायपुर सिटी है, अभी जो रायपुर सिटी डेवलप हुआ है तो आज वहाँ देखिए जो लोगों का खर्चने की कैपेसिटी है जो मेट्रो में नहीं होती है वो वहाँ है। मतलब ओके, तो उस तरह का हम सर्वे करके वो देखते हैं पहले, मतलब कि कहाँ लोगों में कैपेसिटी है पैसा खर्चने की। क्योंकि आज हमारा बिजनेस है थोड़ा मतलब लग्जरियस बिजनेस है, तो वो ध्यान में देके उस तरह का पहले ध्यान रखते हैं। टीम वर्क हमने बहुत ज़रूर, हम छोटे से छोटे आदमी की भी अगर कोई सलाह देता है तो उसकी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर नहीं करते। आज हम अपने स्टाफ को, हम अपने उनको एक एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं रख के एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हैं, मतलब। और इस तरह हम काम करते हैं। आज भी हमारे पास जब हमने पहले छोटी चाट की दुकान स्टार्ट की, उस दिन से आज 50 आदमी हमारे पास ऐसे होंगे कि जो 25 साल से हमारे साथ काम करते हैं। मतलब आपको कोई खाना बनाने का शौक है? आप क्या क्या बना सकते हैं? नहीं, मैं बना कुछ भी नहीं सकता, मुझे खिलाने का बहुत शौक है। मैं खिला सकता हूँ और मेरी वाइफ को बनाने का बहुत शौक है। तो इसीलिए हमने एक नया रेस्टोरेंट भी अभी हमने स्टार्ट किया है, उसका नाम है मिस्टर एंड मिसिस सोमानी। वो ब्रांड से हमने अभी 2 रेस्टोरेंट स्टार्ट किए और आगे जाके हमारी इच्छा है कि वो ब्रांड को भी हम आगे ले जाए। इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है इसका? काफ़ी आपने ब्रांडिंग भी किया, एडवर्टाइजमेंट्स भी की। इसलिए मैं बताऊँ, जैसे मुझे खिलाने का शौक था और मुझे वाइफ को बनाने का शौक है। आज हम घर में वीक में 2-3 पार्टी रखते तो अब कभी होटल से कोई चीज़ नहीं मंगाते। मेरी वाइफ को शौक है खाना बनाने का और मुझे खिलाने का। अच्छा, तो इस तरह वो कॉन्सेप्ट को हमने एक रेस्टोरेंट में लाए कि वो जब अच्छा बना सकती है और मुझे खिलाने का शौक है, तो वो दोनों को कॉन्सेप्ट को एक डाल के हमने एक रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में भी हमने मेनू से लेके हर चीज़ खुद डिज़ाइन की है और उसकी रेसिपीज थोड़ी चेंज की है। जैसे जनरल खाने से एग्जाम्पल है, उसको चेंज किया है और उसको थोड़ा मॉडर्नाइज वे में उसको प्रेजेंट किया है। आपकी पहली ऐसी कंपनी है केटरिंग इंडस्ट्री में जो लिस्टेड हुई है, तो ये आपके दिमाग में कब ख्याल आया कि ये मुझे एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी करनी है, पब्लिक में जाना है, और इसका क्या फ़ायदा उस समय आपको लगा था और क्या हो रहा है? मैं बताऊँ, मैं एक डे ड्रीमर हूँ। मैं कुछ भी दिन में ही सपने देखना शुरू कर देता हूँ। मैंने जैसे चाय की दुकान में मैंने पहले रेस्टोरेंट का सपना देख लिया, रेस्टोरेंट थी तब मैंने केटरिंग का सपना, केटरिंग के बाद मैंने होटल का सपना देख लिया। होटल के बाद में जब ये देखता था कि ये शेयर मार्केट भी है तो मैं हम क्यों नहीं लिस्टेड हो सकते हैं। मैंने पहले 2-3 CA वगैरह से मीटिंग किया
कि भाई मुझे आगे बढ़ना है और कैसे ये जैसे मुझे जब आगे बढ़ना था उसलिए मैंने लिस्टेड कंपनी का सोचा। तो पहले तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज ये था बिजनेस, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हमको। काफ़ी सीए से बोला, ये बोले पॉसिबल ही नहीं है केटरिंग में और इसमें कोई लिस्टेड है ही नहीं, मतलब तो मेरा क्यों नहीं हो सकते हैं, मतलब तो मेरा ये सवाल होता था हमेशा भी क्यों नहीं हो सकते, मतलब मैंने काफ़ी 2-3 सीए ने मना किया, फिर दूसरे 2 सीए को, एक सीए हमारे ऐसे मिले मिस्टर ओपी भंडारी, उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकती, उल्टा हाँ, तो वो सामने से आगे आए, तो हमने मिलके पूरा एक बनाया और आगे ग्रोथ प्लान बनाया और एक प्रेजेंट किया हमने सेबी में और हमारे को परमिशन मिल गई और इस तरह हम आगे गए। आपने कहा कि आप बहुत सपने देखते हैं और आपके सपने साकार भी हुए हैं, लेकिन हर किसी के सपने ऐसे साकार नहीं होते हैं। तो आपकी की स्ट्रेंथ क्या है? आप अपने आप में पर्सनली की स्ट्रेंथ क्या है कि आपने सपना देखा है तो सपना पूरा करने के टाइम आप क्या सोचते हैं? क्या ख्याल रखते हैं कि मेरी ये 10 चीज़ें हैं, इसको मैं फॉलो करूँगा? असूल क्या है, सिद्धांत? मैं पहले कोई नेगेटिविटी नहीं देखता हूँ, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे जाता हूँ और ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। जैसे बोलते हैं इम्पॉसिबल वर्ड में ही है कि भाई आई एम पॉसिबल, तो मैं पहले कोई चीज़ को नेगेटिविटी नहीं ले लेता हूँ। लोग काफ़ी जैसे पहले सोचते हैं कि भाई कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। मैं नुकसान का तो सोचता ज़रूर हूँ, ऐसी बात नहीं कि नुकसान का नहीं सोचता हूँ, लेकिन एकदम नेगेटिविटी में मैं नहीं चले जाता हूँ। अगर पॉजिटिव थिंकिंग से जाता हूँ और हार्ड वर्किंग करके ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो ज़रूर उसमें मुझे लक्ष्य में मैं प्राप्त करता हूँ, मतलब। और जो भी चीज़ है पहले में हम प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि खाली ऐसे सपना देखा, लेकिन एक मैं उसका प्लानिंग जरूर करता हूँ कि किस तरह मैं आगे जाऊँ। मन में हम बाहर प्लानिंग डिस्कस लोगों से नहीं करते, लेकिन अंदर मन में प्लानिंग करके रखते कि भाई आज मुझे ये आगे करना है, तो मुझे पहले क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ूँ, मैं क्या क्या करूँ। और मैं स्टडी बहुत करता हूँ, मतलब आज मुझे एग्जांपल, जैसे जब मुझे बैंक्वेट बनाना था, बैंक्वेट हॉल बनानी थी, तो मैं पूरे भारत में घूमा, हर जगह होटल्स में, दूसरी दूसरी होटल्स में क्या है, क्या तरीका है, मतलब उस तरह एक मैं सर्वे जरूर करता हूँ खुद। मतलब खाने के बारे में भी जैसे मुझे शौक था, तो मैं कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे बहुत घूमता था थोड़ा बहुत, जहाँ मार्केट में सर्वे करता था कि आज लॉरी में क्या मिलता है, ये दुकान में क्या मिलता है, 5 स्टार में क्या मिलता है। तो इस तरह का सर्वे और मुझे बहुत शौक है। मैं कहीं अगर फॉरेन भी जाता हूँ तो मैं 5 दिन अगर एक सिटी में रहता हूँ तो रोज़ नई नई होटल में रहता हूँ। एक ही सिटी में 5 होटल बदल देता हूँ मैं। आज बॉम्बे में मैं जब 3 दिन के लिए जाता हूँ तो मैं 3 अलग अलग होटल्स में रुकता हूँ। मैं देखता हूँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ जानने को तो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब वो नया नया इनोवेशन आप करते हाँ, रहते हैं, मुझे यही इनोवेशन सबसे। का बहुत शौक है और मुझे होता है कि मैं कोई भी चीज़ करूँ जो वो पहली बार होनी चाहिए, लोग उसका कॉपी करने चाहिए। जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, लोग अपनी बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर पर्दे ढकते हैं, हम खुला रखते हैं कि लोग आए देखें। अगर कॉपी करते हैं लोग तो उसका आपने कुछ अच्छा किया है इसीलिए कॉपी करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, तो मैं इस तरह अलग ढंग से सोचता हूँ, मेरी सोच पूरी अलग है। हाँ, केटरिंग इंडस्ट्री में आज बड़े बड़े क्लब्स हैं या जो इस्टेब्लिश होटल्स हैं वो भी आज आपका केटरिंग लेते हैं, वहाँ पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी केटरिंग वहाँ पे सर्व करती है। शादी ब्याह में भी ये होता है, इंटरनेशनली भी आपका केटरिंग जाता होगा। तो ये इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन कराते हैं? इसका मेनू कौन डिज़ाइन करता है? क्या आपसे हर एक चीज़ डिस्कस होती है? बेसिकली आप नहीं मानेंगे कि आज तक हमारे वहाँ कोई मार्केटिंग का एक आदमी नहीं है। हमने इस चीज़ को, अपनी चीज़ को क्वालिटी इस तरह दी है कि आज हम चाहते हैं कि आज एक हमारा फंक्शन है 1000 आदमी का, उसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ मैं ऐसा एक चीज़ नहीं करूँ ताकि लोग कल उसके बारे में बाज़ार में बोले। आज तो हम जैसे एक फंक्शन होता है तो उसमें ऐसा कुछ नया कुछ करते हैं, कुछ डालते हैं ऐसा कि दूसरे दिन पूरी मार्केट में वो बातें होती है कि कल हम ये शादी में गए थे, कि कल हम ये रेस्टोरेंट में गए थे। तो ऑटोमेटिक वो 1000 आपके मार्केटिंग मैन हो गए, वो दूसरे 10,000 को बोलते हैं, वो 10,000 आपके मार्केटिंग। ये एक सबसे बड़ा मार्केटिंग हमारा ये मेन है कि माउथ टू माउथ बहुत बड़ा है। तो कंपटीशन को आप किस तरह से देखते हो? मैं एक कंपटीशन को मतलब मैं कहता हूँ, मैंने बताया था पॉजिटिव थिंकिंग देखता हूँ। एक कंपटीशन हमारा बिजनेस बढ़ाती है। आजकल ब्रांड एम्बेसडर का बहुत सर पे चढ़ा हुआ है लोगों को कि ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए हमारा। आपने कभी सोचा कि आपके होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी आज एक्सपेंशन हो रहा है, क्लब्स आ रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर्स आ रहे हैं, तो कोई एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, या अपने आप में आप टीजीबी को ही ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं?
नहीं, बहुत पहले सोचा था हमने हमने वैसे अमिताभ बच्चन से कांटेक्ट भी किया था जब वो गुजरात का। उन्होंने पहले एक बार हाँ भी बताई, फिर बाद में उनको जब उनका शेड्यूल थोड़ा टाइट हो गया तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था। उस टाइम हमने काफ़ी उनसे ट्राई की कोशिश की थी। फिर हमने 2-3 फिल्म इंडस्ट्री हीरोइन से भी जो प्योर वेजिटेरियन है उनसे कोशिश की। फिर हमको एक बार लगा कि इतना बड़ा बजट खर्चा करने से आपको इसको दूसरी तरह से आप मार्केट ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। तब कि हाँ, जबकि अभी हम एक तरह से अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई एकदम ऐसा नहीं है कि हम बता एक बहुत बड़े बन गए हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, इसके पीछे खर्चा नहीं करके दूसरे ढंग से आप उसको मार्केटिंग करो तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हमने फ़िलहाल नहीं किया ऐसा, लेकिन ये ज़रूर आगे हम चाहते हैं कि हम करेंगे। मतलब होटल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो आज हर एक नया नया ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने होटल्स बनाना चाह रहा है। तो ये कंपटीशन को आप किस तरह से देखते हो? मैं कंपटीशन को मतलब मैं कहता हूँ, मैंने बताया था पॉजिटिव थिंकिंग देखता हूँ। एक कंपटीशन हमारा बिजनेस बढ़ाती है, कभी हमारा बिजनेस कम नहीं होता है। बिजनेस आज आप कंपटीशन में आप इस एक चीज़ है कि आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। नहीं तो जिस दिन कंपटीशन नहीं होती है आदमी सो जाता है कि भाई क्या है, ठीक है चल रहा है बिजनेस, चलता रहेगा, ये रहता रहेगा। एक बार आपको मालूम है कंपटीशन है, यू विल बी ऑलवेज अलर्ट। तो अलर्टनेस ही आज ऑटोमेटिक आपको ग्रोथ कराती है। मतलब हम क्या देखते रहते हैं, भाई सामने वाला आएगा, कल ये आएगा, उसके पहले हम क्यों नहीं कुछ आगे नया कर ले। आज जैसे हमको लग रहा है कि आज ये ब्रांड आएगा, ये आएगा, आगे ये कुछ करने वाला है, तो हम उससे पहले सोच लेते हैं कि भाई आज वो हम करें। इसलिए तो कंपटीशन को हम तो अच्छी चीज़ मानते हैं। सर, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, वो चाहते हैं, हर किसी का ख्वाब रहता है कि एक आध रेस्टोरेंट तो खोलना है। तो आप ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि रेस्टोरेंट खोलने से पहले या इस बिजनेस में आने से पहले क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो यंगस्टर जो एंटरप्रेन्योर आते हैं, पहले तो शुरुआत में क्वालिटी अच्छी दे देते हैं। मतलब फिर वो देखते हैं कि चल गई तो वो क्वालिटी को भी ध्यान नहीं देते। मतलब एक क्वालिटी जो चीज़ है, आप क्वालिटी हमेशा देंगे तो लोग आपको हमेशा पे करेंगे। एक आप कहीं कोने में भी दुकान होगी या एक रेस्टोरेंट होगी, लोगों ढूंढ के आएंगे लोग। तो कोई ना कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन आती होगी, तो वो सिचुएशन कब होती है जब आपका रेस्टोरेंट तो आपने शुरू कर दिया, ब्रांडिंग कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन रेस्टोरेंट चला नहीं? तो कितने समय के बाद में आदमी को समझ जाना चाहिए कि यार बस हो गया, अब इसमें ज़्यादा कुछ भी करके मतलब नहीं है और इसको बंद करो, नहीं तो और ज़्यादा लॉस जाएगा? ये सिचुएशन कब आती है इस इंडस्ट्री में? नहीं, देखो क्या होता है, यहाँ गुजरात में एक और दूसरी जगह भी एक ट्रेंड देखा कि पहला साल तो आपका बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हर आदमी को नया ट्राई करने की आदत है। हर आदमी चाहता है मैं नया कुछ करूँ, नया खाने जाऊँ, कुछ नया खाने जाऊँ। तो पहले साल तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंड ईयर से आपको वो ध्यान रखना है कि वो कस्टमर आपसे रिपीट हो। मतलब तो ये आपको सेकेंड ईयर से पूरा बिजनेस का पूरा मालूम पड़ता है कि आज मेरा बिजनेस में कहाँ हूँ। तो उस टाइम मेन स्ट्रगल की ज़रूरत है कि भाई आज वही क्वालिटी सर्विस वो मेंटेन रखे, और कस्टमर से फीडबैक मेन बहुत ज़रूरी है। एक साल बाद, और फिर एक साल बाद अगर लगता है कि आज हमारे कॉस्ट नहीं निकल रहे हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये कॉस्ट नहीं निकल रहे हैं, तब ये एक अलार्मिंग लगता है बिजनेस आदमी को। तब आदमी वो सोच सकता है कि मैं आज ये आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि अगर एक साल बाद उसको लगता है कि आज मैं भाई आज 50,000 के 1 लाख का लॉस कर रहा हूँ, तो वो उसको इतना जल्दी कवर नहीं हो सकता। वो सोचे कि मैं 6 महीने में कवर कर लूँगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस। आप थर्ड पार्टी से कोई सर्वे करवाते हैं, जैसे कि आपकी होटल का कितना फेमस है, या होटल का खाना कैसा है, या होटल का सर्विस कैसी है? ये आप तो मेंटेन करते ही होंगे, रेगुलर चेक करते होंगे, लेकिन क्या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि आप बताइए कि और क्या? नहीं करते हम, जैसे ये कई इंस्टीट्यूट जैसे IIM जैसे इंस्टीट्यूट के जो कई लोग जो सर्वे करते हैं उनको भी हम देते हैं। और जिससे हम एक कई बार हम डमी कस्टमर भी भेजते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में। अच्छा। हाँ, और हमारा स्टाफ के बारे में भी हम चेक करवाते हैं। हमारे एक टीम रहती है जो एक मतलब सरप्राइज चेक होता है, जिसको सरप्राइज चेक बोलते हैं। तो हर रेस्टोरेंट में एक सरप्राइज चेक होता है। हर जगह हमारा सरप्राइज चेक तो रहता है। जैसे स्टोर में भी मैनेजर हर एक के वहाँ एक जाके सरप्राइज चेक, तो हमारे हर जगह ये सिस्टम है ही। आज टीजीबी एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। अगले 2 साल के बाद आप कहाँ देखते हो अपने ब्रांड को, कि कितना एक्सपेंशन करेंगे आप? मैंने बताया अगले 2 साल में हम नागपुर, इंदौर, नाथद्वारा, उदयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर और बड़ौदा में चालू कर रहे हैं। आगे हम जो 2 टायर सिटी है, जैसे मैंने बताया रायपुर है, इन ये उज्जैन है, इस टाइप के 2 टायर सिटी जहाँ मतलब उसको उज्जैन नहीं, भोपाल उज्जैन, उधर देख रहे हैं मतलब अपने मार्केट। तो उधर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये जो मैंने बताया बेकरी आउटलेट
पूरा वेस्टर्न पार्ट से लेके राजकोट की तरह ये 150 आउटलेट के साथ पूरा आ रहे हैं। मतलब इंटरनेशनली सोचा है आपने जाने के लिए? इंटरनेशनली हमारे पास बहुत इंक्वायरी है, लेकिन हमने देखा कि अब जब हमारे इंडिया में अभी इतना स्कोप है इतना बिजनेस का, तो अभी हम फिलहाल इंटरनेशनली हमने सोचा नहीं है बिजनेस। बाकी इंक्वायरी हमारे पास बहुत रोज आती है, लेकिन हमने देखा कि आज इंडिया इतना बड़ा मार्केट है और इतना बड़ा मार्केट डेवलप होने वाला है आगे जाके, कि आज ये बेकरी बिजनेस आप वर्ल्ड के हिसाब से देखने जाए तो यहाँ अभी 0% में भी बिजनेस नहीं है। ये इतना डेवलप होने वाला है, आज यहाँ 0% भी नहीं, तो हम उसमें क्यों नहीं ध्यान देके बाहर जाके जहाँ लेबर प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम वहाँ आते हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं डेवलप करें। एक बहुत और सिचुएशन आपको मैं बताता हूँ। अब इसका सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है कि बहुत सारे होटल्स मैंने देखे हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल, इंटरनेशनल होटल्स, जहाँ पर खाने के वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि कई बार कुछ कंकड़ आ गया, वो भी इतना ही मेंटेन रखते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट कब भी आ गया, एक कंकड़ आ गया या समझो कॉकरोच आ गया या कुछ खाने में बाल आ गया, वो एम्बरेसिंग सिचुएशन जब होती है, तब आपने अपने स्टाफ को क्या बोल के रखा है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो आप वो कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको आना ही? बेसिकली पहले तो एक माफ़ी मांगने से ही होता है। एक मतलब बेसिकली क्या, देखो गलती तो इंसान से होती है, और ये क्या है जैसे आपने बोला कंकड़, मैं आपको बताऊं आजकल क्या है कि आज मसाले इसमें कितना भी अच्छा ब्रांड लो ले, कई बार ऐसा मिक्सिंग आ जाता है। एग्जाम्पल आप काली मिर्च है, तो काली मिर्च में कई बार ऐसे मिक्सिंग आते हैं आपको सेम काली मिर्च की तरह लगती है, तो आप कितना भी सफाई करो तो वो कंकड़ उस तरह से आ जाते हैं। इस तरह जैसे कॉकरोच वगैरह जनरली उसका तो हम केयर करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हो जाए, मतलब कि वो हम स्टाफ को पहले ही बोलते हैं कि आप उसको ध्यान दो। मतलब पहले तो हम स्टाफ को हर जगह एक चेक रखते हैं कि भाई आप स्टोर से चीज़ आई तो उसको स्टोर से एक बार जो चीज़ें आटा है ये वजह जिनमें ये चांसेस हो जाते हैं तो उसको छान के करो, मतलब आगे मतलब। तो ये थोड़े से ध्यान रखते हैं, और जो कस्टमर को भी आ जाते हैं तो उसको मेन कन्वेंस उसको आप माफ़ी मांग के ही कर सकते हो कि भाई ये मिस्टेक हुई है ये। लेकिन आज हमने देखा कई कस्टमर खुद भी काफ़ी, आज हमने काफ़ी ऐसे कस्टमर देखे, हमने पकड़े हैं ऐसे कस्टमर जो घर से ऐसा कॉकरोच वगैरह लेके आके और ऐसा मिक्स करके परेशान करते हैं होटल वालों को कई बार। यंगस्टर लोग काफ़ी जो आजकल जो पीजी वगैरह में रहते हैं यंगस्टर, वो 80% खाना खाने के बाद ऐसा कोई चीज़ रख देते, डाल देते, मिक्स कर देते सब्जी में, फिर ऐसा करते हैं। ओहो, तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी होती है। रेस्टोरेंट लाइन है, ये होटल लाइन में ये काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, चलाने पड़ते हैं मतलब। थैंक यू सोमानी जी, आपने इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर की। खास चीज़ आपने बताई कि क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सर्विस के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉस्टिंग बजट को हमेशा साथ में रह के चलना है। और एक खास चीज़ जो आपने बताई कि कौन सी जगह पे आप अपना होटल खड़ा कर रहे हो, इसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच विवेक जी।